हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10 साइंस क्वेश्चन पेपर 2024-25। तो ये सारा जो है कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो आपको शुरू से लेके लास्ट तक जो है ये क्वेश्चन पेपर देखना है, सॉल्यूशन इसका। तो क्वेश्चन नंबर जो है सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स बायोमैग्निफाइड एट डिफरेंट डेविड्स इन फूड चेन। तो बायोमैग्निफाइड क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स में जैसे जो केमिकल्स होते हैं, तो प्लांट क्या करता है, इन केमिकल्स को एब्जॉर्ब करता है, सीड्स में फ्रूट्स में तक जाते हैं। ये फ्रूट्स अगर कोई और खाएगा तो उसमें क्या है, कंसंट्रेशन इसका जैसे जैसे फूड चेन आगे बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन क्या होता है, इसका बढ़ता जाता है। इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर किसकी वजह से होता है? प्लांट्स में इंसेक्टिसाइड डालने के लिए हम क्या डालते हैं? डीडीटी। तो डीडीटी की वजह से होता है इन 4 अल्टरनेटिव में से, तो डीडीटी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फूड चेन्स गिवन बिलो सेलेक्ट द मोस्ट इफिशिएंट फूड चेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा इफिशिएंट फूड चेन कौन होगी? जैसे प्लांट्स है, प्लांट से ये मैन, तो ये वाली फूड चेन सारा एफिशिएंट इसलिए होगी क्योंकि इस फूड चेन में प्लांट दिखा रखा और मैन दिखा रखा। तो मैन को यहाँ पे जो लास्ट दिखा रखा मैन, तो इसमें जो है ज़्यादा एनर्जी लेगा प्लांट से। बाकी के इसमें क्या होगा, क्योंकि 10% डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे फूड चेन आगे बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर प्लांट्स से डायरेक्ट मैन ले रहा तो इसको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और यही सबसे ज़्यादा इफिशिएंट फूड चेन होगी। तो हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट एम हैज़ 25% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन द थर्ड सेल। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 25% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन थर्ड सेल एज इन द सेकेंड सेल। यानी सेकेंड सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सेकेंड सेल फर्स्ट सेल में कितने होते हैं? फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल और थर्ड सेल। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में? 2। और सेकेंड में क्या होता है? 8। यहाँ 3 सेल दे रखे हैं तो डेफिनेटली सेकेंड सेल में 8 होंगे। और थर्ड सेल में बता रहा है कि जितने सेकेंड सेल में है उसका 20% जो है किस में है? थर्ड सेल में है। तो थर्ड सेल में कितने होंगे? 25/100 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो गया। अब क्या हो गया, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 2। तो कितना हो गया टोटल मिला के? 2 + 8 + 2, ये एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर इतना किसका होता है वो हमें देखना है। 8 और 2 10 और 2 12। अब 12 किसका होता है? ये मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स इज प्लेस्ड ऑब्लिकली इन पाथ ऑफ नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इफ इमर्जेंट बीम गेट्स डिस्प्लेस्ड लेटरली द डिवाइस एक्सिस। तो क्या होना चाहिए? इमर्जेंट रेज किस में होगी? इमर्जेंट रेज सी या डी में होगी। ए और बी का तो क्वेश्चन ही नहीं होता। ये क्या होता है? थिन होता है। तो इमर्जेंट रे का क्वेश्चन ही नहीं होता। तो ये क्या होगा? ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म। अब हमने देखना है कि सी और डी में कौन सही है। तो यहाँ पर ये जो पैरेलल बीम है, पाथ ऑफ नैरो बीम पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इमर्जेंट रे गेट्स डिस्प्लेस्ड लेटरली। तो ये क्या होता है? ये एक्चुअली में क्वेश्चन ऐसा ही ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है। तो क्या होता है, यहाँ से रिफ्रैक्शन की वजह से बेंट होगी और फिर ये क्या होती है, जो ओरिजिनल पाथ होता है लाइट रे का उसके पैरेलल जो है ये इमर्ज होती है लाइट रे। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात है तो यहाँ पर मान लिया ग्लास स्लैब है ये, तो क्या है, ओरिजिनल पाथ क्या था? ये था। तो ओरिजिनल पाथ और ये क्या है? इमर्जेंट हो रही जो लाइट रेज बेंट हो गई रिफ्रैक्शन के बाद, तो ये दोनों पैरेलल होती है। इन दोनों की डिस्टेंस क्या होती है? इन दोनों की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रे का जो पाथ है, दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये डी क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ऐसा किस में होता है? ग्लास स्लैब में होता है, सी। Question number 5, a piece of wire of resistance R is cut lengthwise into 3 identical parts. These parts are then connected in parallel. तो कोई एक वायर है और इसके 3 पार्ट्स किए गए हैं, इसके 3 पार्ट्स कर दिए गए हैं और R इसका टोटल रेजिस्टेंस है। तो प्रत्येक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? R/3 R/3 R/3। अब इन तीनों पीसेस को हमने पैरेलल लगा दिया।
तो पैरेलल लगाने से क्या होगा, इनका हमें निकालना है टोटल नेट रेजिस्टेंस। तो टोटल नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका R/3 है, इसका R/3, R/3। तो नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1/RP हो जाएगा। तो ये होगा 1/R/3, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस है और इक्वल है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 9/R, ये हो गया 1/RP। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस एक्चुअली में यहाँ पर RP हमें दे तो रखा है, लेकिन हमें R है, कितना दे रखा है नेट, R डेस्क। तो हमें कम्बिनेशन एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कम्बिनेशन R डेस्क दे रखा, तो हम R डेस्क लिखेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, R डेस्क। तो ये R डेस्क हो गया। अब R को इधर ले आते हैं, R/R डेस्क। तो क्या हो जाएगा 9/1। तो 9/1 यानी 9:1, यहाँ पे 9 दे रखा, तो ये आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। तो केमिकल रिएक्शन कहाँ नहीं होगी, यहाँ पर केवल फिजिकल एक्शन हो रहा है, फिजिकल रिएक्शन हो रही है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर में क्या होता है, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होते। आइस है, यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो कंपोजिशन तो आइस के जो मॉलिक्यूल होंगे H2E होंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन क्या होगा, H2E होगा ना फार्मूला। तो इसलिए यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, डी। बाकी सब जगह केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोक्लोराइड एसिड गैस इन ह्यूमिड एटमोस्फेयर द गैस प्रोड्यूस्ड इन इज पास थ्रू ए गार्ड ट्यूब विच कंटेन्स। तो क्या होना चाहिए इसमें आंसर, इसमें हमें जो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें क्या मिल रखी है, वाटर के मॉलिक्यूल भी मिल रखे हैं। अभी वाटर के मॉलिक्यूल को हटाने के लिए हम क्या चाहिए, एक चाहिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट जिसको बोल सकते हैं, ड्राइंग एजेंट चाहिए। अब ये ड्राइंग एजेंट कौन होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ClCl2 क्या बना देगा, इसको क्रिस्टलाइजेशन होगा वाटर के साथ, ये क्या करेगा, रिएक्ट करके क्रिस्टलाइजेशन बना लेगा ऐसे। और इसमें क्रिस्टलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो क्या होगा, ये ड्राई कर देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पूरी तरह से, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ हाइड्रोकार्बन हैविंग 1,1 CC बॉन्ड एंड 1,1 C ट्रिपल बॉन्ड। तो ये किस में होता है, ये तभी पॉसिबल है जब हम ऐसे बनाएंगे स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पर देखिए, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और एक कार्बन एटम क्या है, 2 कार्बन के एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तो C के 3 कार्बन एटम कम से कम होने चाहिए। तो ये किस में होते हैं, प्रोपाइन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्वेश्चन नंबर 9, द इसेंशियल एलिमेंट टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन इज, ये क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन। हालांकि सॉइल से प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन कभी नहीं लेता, तो सॉइल में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जैसे नाइट्रेट हो गया, अमोनिया हो गया, और इसको प्लांट्स लेता है और यूज करता है प्रोटीन बनाने में। क्वेश्चन नंबर 10, द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ रेटिंग 4 वोल्ट 6 वाट that can work safely with desired brightness when connected in series with 240 वोल्ट। तो यहाँ पर मान लें, सपोज करो कि 240 वोल्ट की क्या है, सप्लाई लाइन है, और हमें कनेक्ट करना है क्या, बल्बों को, और वो भी सीरीज में। तो सीरीज में करेंगे कनेक्ट, तो मान लिया कितने बल्ब है, n बल्ब है। तो होगा क्या इसमें जो 240 वोल्ट है ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब क्योंकि सेम है, तो सब में कितनी वोल्टेज होनी चाहिए अक्रॉस, सारे बल्ब के अक्रॉस 4 वोल्ट होनी चाहिए, तभी जाके प्रॉपरली ग्लो करेंगे। तो क्या होना चाहिए, टोटल वोल्टेज जो बल्ब के अक्रॉस है इनका जो सम होगा, यानी मान लिया n बल्ब है, 4 × n कर लेंगे, और इक्वल टू 240 वोल्ट प्रॉपर ग्लो होने के लिए ये ज़रूरी है। तो ये n इक्वल टू हमें क्या कर देना, 240/4 यानी 60, यानी कितने होंगे बल्ब वो, 660। सी आंसर सही हो जाएगा।
Question number 11. An electric bulb is rated to 20 volt, 11 watt. The resistance of its filament when it glows with a power supply of 220 volt is. तो रेजिस्टेंस कितना होगा? तो रेजिस्टेंस पावर और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है? पावर इक्वल टू होता है V²/R। तो रेजिस्टेंस हमारा निकल आएगा यहाँ से। तो वोल्टेज कितनी है यहाँ पे? 220 वोल्ट है, 220 × 220, और रेजिस्टेंस हमें निकालना है, और पावर कितनी है? 11 वाट। अब आर को इधर ले आते हैं और 220 × 220/11 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 20 टाइम्स, जो कट के कितना हो गया? 4400 ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए वाला। क्वेश्चन नंबर 12. सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट लिम्फ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो लिम्फ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? तो देखते हैं। पहला वाला है लिम्फ वेसल्स कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी एंड फाइनली ओपन इनटू लार्जर आर्टरीज। तो लार्जर आर्टरी में ओपन नहीं होता, क्या होता है ये? लार्जर वीन में होता है। तो डी वाला एक तो सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं लिम्फ कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स। तो ये बात सही है। सी वाला इसलिए रॉन्ग होगा कि यहाँ पे रेड ब्लड सेल दिख रखा है। तो रेड ब्लड सेल नहीं होती, लिम्फोसाइट्स होता है उसमें। लिम्फोसाइट मतलब वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो इसलिए बी सही होगा। बी और डी हमारे सही हो जाएंगे, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13. प्लांट्स लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। तो ये बड़ा आसान है। बनाना और रोज में क्या है? सीड्स बनाने की क्षमता नहीं होती, इनमें सीड्स नहीं पाए जाते। तो सी सही हो जाएगा। Question number 14. When a pure tall plant tree is crossed with pure dwarf plant, the percentage of tea plant in F1 and F2 generation. तो F1 जनरेशन में उसने क्या लिया? 2 टॉल प्लांट लिए, मतलब एक टॉल प्लांट और स्मॉल प्लांट्स। अब इनमें देखते हैं, ये हो गई F1 जनरेशन में प्लांट, ये रिप्रोड्यूस हो गए। तो यहाँ पर क्या है? सारे के सारे प्लांट क्या हैं? लंबे हैं। तो सारे के सारे प्लांट लंबे हैं, तो यहाँ पर तो 100% हो गया। ये सारे के सारे प्लांट लंबे निकलेंगे F1 जनरेशन में। अब दूसरी जनरेशन में उसने क्या किया? एक लिया TT और दूसरा वाला भी TT। इन दोनों प्लांट को लिया होगा, तो क्या बनेंगे? TT बनेगा, TT बनेगा, और क्या बनेगा? TT और TT। तो यहाँ पर लंबे वाले जो प्लांट्स हैं, टॉल प्लांट्स, वो कितने हैं? 3, यानी 3/4। 4 में से 3 लंबे हैं। 3/4 परसेंटेज क्या हो जाएगा? ये हो गया परसेंटेज 75%। तो F1 जनरेशन में क्या होगा? 100%, और F2 जनरेशन में क्या होगा? 75%। तो हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर द मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन द एंथर. तो एंथर क्या होता है? ये मेल पार्ट है फ्लावर का, इसी में क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं, जिनको पोलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16. टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन ए स्क्रीन यूजिंग ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन है m = -1, और फोकल लेंथ है आपके क्या है? लेंस है। तो लेंस, इसका मतलब क्या हो गया? m = -1 का मतलब है कि लेंस आपका क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स होगा क्योंकि m = -1 का मतलब है एक तो रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। m = -1 का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, जो किस में बनती है? कॉन्वेक्स में बनती है। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में क्या होती है? प्लस होती है, यानी f = 20 हो जाएगा। अब क्या निकालना आपको? द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है मिरर फार्मूला के? 1/f = 1/v - 1/u। अब यहाँ पर इससे पहले क्योंकि m = -1 दे रखा है, तो यहाँ पर मैग्निफिकेंस वाला फार्मूला भी लगाते हैं। m = क्या होता है? v/u होता है लेंस के केस में। तो ये -1 हो गया और ये v/u हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? u तो हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। तो u हमेशा माइनस होता है, v
इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा माइनस यू। हमें यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, वी की जगह में तो हम करेंगे यू, और यू की जगह में क्या लिखेंगे माइनस यू, क्योंकि यू तो माइनस में होता। तो ये हो जाएगा 1/f, ये हो गया 1/u प्लस 1/u। तो क्या हो जाएगा 1/f हमें दे रखा है 1/20, और ये हो जाएगा 2/u। तो यानी u इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा माइनस आना चाहिए था। तो यहाँ पर u इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 to 20 consist of two statements, assertion A and region R. Answer these questions selecting the appropriate option A, B, C and D as given. Both assertion A and region R are true and region R is the correct explanation of the assertion A. तो both assertion A and region R true, तो इस प्रकार से ये आपको कर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 में बता रहा, इन रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो रेप्टाइल्स में क्या होता है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर से होता है डिसाइड, यानी टेम्परेचर से। एनवायरमेंट में जैसे टेम्परेचर होगा उस हिसाब से सेक्स डिसाइड होता है। तो रेप्टाइल के केस में ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि रीजन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। यहाँ पर बता रहा है सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम एनिमल्स। अब डिटरमाइन इन सम एनिमल्स होता तो है, ये बात तो सही है, लेकिन ये इसमें बात अधूरी कही गई है। इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि एजर्सन ए क्या है करेक्ट है, लेकिन रीजन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 18, इन लार्ज एनिमल्स ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स बॉडी इजीली। तो ये कतई में नहीं होता, क्योंकि लार्जर एनिमल की जो बॉडी होती कॉम्प्लेक्स होती है और ऑक्सीजन सप्लाई जो है इजीली नहीं होती। इसके लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, उसके जरिए जो ऑक्सीजन है सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इजीली नहीं होता। रीजन आर में देखते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड कैरी इट टू बॉडी टिश्यू। तो पहले तो एजर्सन ए हमारा रॉन्ग है, तो रीजन आर क्या होगा सही होगा। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड कैरी इट टू बॉडी टिश्यू। जैसे हमारे में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है क्या नाम है उसका, हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते लंग्स में जाता है, लंग्स में हार्ट से पंप आउट करके ब्लड जो आया रहता है उसमें ऑक्सीजन मिलती है और रेस्ट ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। तो पिगमेंट जो हेमोग्लोबिन पिगमेंट्स है वही जो है कैरी करता है ऑक्सीजन को, हर एक पार्ट में ले जाता है। तो रीजन आर हमारा क्या होगा सही, लेकिन स्टेटमेंट एजर्सन ए क्या है रॉन्ग है, फॉल्स है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर स्लोली टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टरिंग। ये बात गलत है, बल्कि एसिड को डालना पड़ता है वाटर में। यहाँ क्या बता रहा है एडिंग वाटर स्लोली टू एसिड, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए, एडिंग एसिड टू वाटर होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट एजर्सन जो है क्या है फॉल्स है। अब है आर रीजन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ये तो करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एजर्सन ए फॉल्स है और रीजन आर क्या है ट्रू है। तो क्या होगा ये इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स बाय ए ग्लास प्रिज्म इनटू 7 कलर्स।
तो 7 कलर्स में स्प्लिट अप होती है लाइट्स ग्लास प्रिज्म के द्वारा। ये बात क्या है, फैक्ट है, ये सही है, ट्रू है। अब देखते हैं ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट व्हाइल द वायलेट द मोस्ट। तो रेड लाइट जो है लीस्ट होती है बेंड। इसका कारण क्या है, क्योंकि रेड लाइट, पहली बात है कि पहली वाली जो स्टेटमेंट है, ग्लास प्रिज्म जो है 7 कलर्स में स्प्लिट अप करता है लाइट को, क्योंकि लाइट में सारे जो 7 कलर्स होते हैं इनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से ये क्या होते हैं, अलग अलग बेंड होते हैं, सबकी स्पीड अलग अलग हो जाती है, तो इसलिए स्प्लिट अप हो जाते हैं 7 कलर्स। तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए एटलीस्ट सबसे कम बेंड होता है। वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बेंड होता है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला सही, क्योंकि एजर्सन ए करेक्ट है और रीजन आर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। तो बच्चों अगला सेक्शन बी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बी का क्वेश्चन नंबर 21 है, नेम द कंपाउंड यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, स्टेट वेदर द रिएक्शन दैट अकर्स इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर होगा कि कंपाउंड कौन सा यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। आमतौर पे सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो होता क्या है कि लाइट के एक्सपोजर में ये क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसमें ये सिल्वर ब्रोमाइड कोटेड होता है, और लाइट जैसे ही एक्सपोज्ड होती है तो ये किस में चेंज हो जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये होती है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि इसमें लाइट एब्जॉर्ब होती है, तो इसलिए ये एंडोथर्मिक हो गई। तो रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक। और क्या बताना है, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर, और यही जस्टिफिकेशन है इसका। आपको ये केमिकल रिएक्शन बता देनी है और यही जस्टिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 22A, शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एंड क्लोरीन इज 20 and 17। तो हमें क्या दे रखा है इसमें, इसका आंसर होगा, हमें कैल्शियम का दे रखा है एटॉमिक नंबर 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 8 8, और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। क्लोरीन का दे रखा है 17, 2 8 और 7 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर, कैल्शियम में क्या, कैल्शियम की टेंडेंसी क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होगी। तो यहाँ पर जो है कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाएगा, Ca+2 आयन। और क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लोरीन एटम जो है यहां से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्लोरीन आयन बनाएगा। तो ये होगा, क्लोरीन के 2 एटम चाहिए जो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, लेंगे। मतलब एक क्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा क्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस प्रकार 2 क्लोरीन के एटम क्या लेंगे, 2 क्लोरीन। तो इस प्रकार से 2 क्लोरीन के एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएंगे, 2 क्लोरीन के आयन बना देंगे। और इस प्रकार से मतलब कि कैटायन और एनायन दोनों आपस में क्या होंगे, दे विल स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म्स कैल्शियम क्लोराइड, Ca+2। ये कैटायन हो गया, और 2 क्लोरीन के एनायन हो गए, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, CaCl2। इस प्रकार से कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये चॉइस का है बी,
Aluminum oxide is an amphoteric oxide. Justify this statement giving chemical equations for reactions involved. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं? जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर बनाता है और बेस के साथ रिएक्शन करके भी साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। हमें शो करना है रिएक्शंस, तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा AlCl3 और प्लस में वाटर बनेगा। अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ हो गया 2, क्लोरीन के 6 है तो यहाँ 6 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर H2O के कितने हो जाएंगे, यहाँ 3 कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन के यहाँ 3 हो गए, तो ये बैलेंस हो गए केमिकल रिएक्शन। तो इतना ही आपको ये हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया। अब हमने किसकी रिएक्शन दिखा देनी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की दिखा देते हैं। तो क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा यहाँ। तो यहाँ पर बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस में वाटर। अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ एल्यूमिनियम के 2 हैं तो यहाँ 2 लगा लेते हैं, 2 NaAlO2। ऑक्सीजन के कितने हो गए यहाँ पे 4 और 5, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे ये 2 लगा लेते हैं इधर। तो क्या हो गया, बैलेंस हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। सोडियम के 2 हो गए, एल्यूमिनियम के 2, ऑक्सीजन के 5 हो गए इधर, और ऑक्सीजन के इधर भी 5 हो गए, और हाइड्रोजन के 2। तो इस प्रकार आपको दिखा देनी थी एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, और इस प्रकार से यहाँ से जस्टिफाई हो जाता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द टिश्यूज विच फॉर्म द वस्कुलर बंडल, स्टेट देयर फंक्शन इन प्लांट्स। तो वस्कुलर बंडल किसको बोलते हैं, इसका आंसर है वस्कुलर बंडल जो होता है, वस्कुलर बंडल मतलब ये कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं प्लांट में। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, वस्कुलर सिस्टम होता है। वस्कुलर सिस्टम में मतलब ब्लड का सर्कुलेशन के लिए जो सिस्टम होता है, उसी प्रकार प्लांट में जो है कंडक्शन होता है, मिनरल्स, वाटर्स और फूड का, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ये टिश्यूज। इनको वस्कुलर बंडल बोला जाता है। वस्कुलर बंडल में क्या क्या आता है, एक तो जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। तो जाइलम क्या है, स्टेट दियर फंक्शन इन प्लांट्स। जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है रूट से ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ का, वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम करता है लीव से लेके, मतलब कि रूट टू लीव्स। और फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो यही आपको दिखा देना था वस्कुलर, इसमें फंक्शन हो गया जाइलम और फ्लोएम का। क्वेश्चन नंबर 24, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। मार्क द एंगल थ्रू विच द इमर्जेंट रे बेंड्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड ऑल्सो नेम इट। तो हमें क्या दिखा देना था, एक डायग्राम दिखा देना था। यहाँ पे ये इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म हो गया, और एक स्लैंट लाइट रे ऐसे दिखा देनी है जो ऑब्लिकली फॉल होती है प्रिज्म के एक फेस में, और इस प्रकार से ये क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब की बार बेंट अवे हो जाएगी लाइट रेस। तो इस प्रकार से जो है ये रिफ्रैक्शन हो गया। अब होता क्या है, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का पाथ ये है, और जो इमर्जेंट रे है उसका पाथ क्या है, ये है। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन।
तो ये आपको दिखा देना था। चॉइस का है बी, नेम द टाइप ऑफ लेंसेज रिक्वायर्ड बाय द persons for the correction of their defect of vision called presbyopia. Write the structure of the lenses commonly used for the correction of this defect, giving reason for such design. तो सबसे पहले तो प्रेसबियोपिया क्या होता है? प्रेसबियोपिया जो होता है, तो इंसान की ज़्यादा एज हो जाती थी तो क्रिस्टलाइन लेंस में जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं, और वो एक्सपेंड भी नहीं हो पाती और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो पाती, जिससे नियर बाई ऑब्जेक्ट वो भी नहीं दिखाई देते, जो फार ऑब्जेक्ट है वो भी नहीं दिखाई देते। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम क्या बोलते थे? प्रेसबियोपिया। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? जो मायोपिया के लिए यूज़ होता है, यानी दूर देखने के लिए क्या होता है? कॉन्केव लेंस, यानी एक किस्म से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया तो दोनों डिफेक्ट्स हो जाते हैं आइज़ में। तो इस प्रकार से जो स्पेक्टेकल्स होते हैं, चश्मे होते हैं जो, उसमें ऊपर की साइड में हम क्या लगाते हैं? दूर देखने के लिए क्या लगाते हैं? कॉन्केव लेंस, और नज़दीक का देखने के लिए हम क्या लगा देते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो इस प्रकार से ऐसे करके इसका करेक्शन किया जाता है। आपको यही थोड़ा सा लिख देना था इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट दैट इन ह्यूमन बींग्स फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ चाइल्ड। तो फादर में जो क्रोमोसोम्स है, फादर और मदर, तो फादर में जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स और वाई दोनों होते हैं, और मदर में क्या होते हैं? एक्स एक्स। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फादर अगर एक्स डोनेट करता है तो क्या होगा? एक्स एक्स, और ये क्या दिखाता है? ये फीमेल चाइल्ड को दिखाता है, मतलब फीमेल चाइल्ड यहाँ पर रिप्रोड्यूस होगा, और वाई और एक्स मिल जाए तो क्या होगा? यहाँ पर मेल चाइल्ड बनेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फादर, कि फादर एक्स डोनेट करता है कि वाई डोनेट करता है। तो फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स। तो अगर फादर डोनेट करेगा, क्या? फादर डोनेट एक्स, तो क्या बनेगा? फीमेल बनेगा, फीमेल चाइल्ड, मतलब उसका सेक्स फीमेल होगा। और अगर फादर डोनेट करता है, क्या? फादर डोनेट करता है वाई, तो क्या बनेगा? मेल चाइल्ड रिप्रोड्यूस होगा। तो बस इसमें पता लगता है कि फादर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 26। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्टेट conductor. Mark on it the direction of current in the conductor and the direction of the magnetic field developed. Name the rule that help to determine the direction of magnetic field lines in this case. तो मान लिया करंट कैरिंग कंडक्टर है कोई, और उसका डायरेक्शन साउथ की तरफ है। एक्चुअली में जो अगर हमने किसी वायर को ग्रिप कर दिया अपने फिंगर से, तो क्या होगा? थंब अगर डायरेक्शन दिखा रहा है, ये करंट का डायरेक्शन, और जो हमारी फिंगर्स की टिप्स हैं ये डायरेक्शन दिखा रही हैं, क्या? ये फिंगर की टिप्स हैं, ये डायरेक्शन दिखाएंगी किसको? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो कहाँ डायरेक्शन होगा? ये क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से हमें दिखा देना, इसको कंसेंट्रिक सर्कल्स में दिखा देना है। तो फिंगर की टिप्स क्या शो कर रही हैं? उस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा देना है। तो ये क्या हुआ? राइट हैंड थंब रूल है। अगर नॉर्थ की तरफ होगा तो क्या होगा? नॉर्थ की तरफ अगर करंट का डायरेक्शन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। अभी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज है। अभी डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? नॉर्थ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज।
Draw the pattern of magnetic field line due to current carrying state conductor. Mark on it direction of current in the conductor and the direction of magnetic field developed. Name the rule that helps to. तो क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल। तो बच्चों सेक्शन सी का देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ वी वांट टू ऑब्टेन ए वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। तो मिरर क्या है, कॉन्केव मिरर है। तो कॉन्केव मिरर हमें दे रखा है, कॉन्केव मिरर में क्या दे रखा है हमें कि फोकल लेंथ इसकी 18 सेंटीमीटर है। तो कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा माइनस में होती है, -18 सेंटीमीटर लिख लेंगे। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड मतलब हमें यू निकालना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन +2, और मैग्निफिकेशन हमें दे रखा इक्वल टू +2। तो यहाँ पर जो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m = -v/u मिरर के केस में। तो यहाँ पर जो है +2 है -v/u। तो जाहिर सी बात है कि m = कॉन्केव मिरर में m = +2 का मतलब है कि जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव साइड में होगी, यानी मिरर के बैक एंड में बनेगी। तो इसलिए v = क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो है v = यानी -v/2u। तो v = हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। = यहाँ पर हम फिलहाल -2u रख लेते हैं, तो v = 2u हो गया। तो यहाँ पर अब मिरर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v की जगह में रख लेते हैं -2u प्लस में 1/u। तो ये हो जाएगा f, और ये हो जाएगा हमारा f कितना है, f है हमारा -18। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2u -1 + 2 1/2u। तो ये क्या हो गया, -1/18। तो ये हो जाएगा 2u = -18। तो u = कितना हो जाएगा, -9 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, -9 सेंटीमीटर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो ये आंसर आ गया। और जब u = -9 सेंटीमीटर आ गया तो v = कितना हो जाएगा, -2 × u -9 कितना हो गया, ये 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जस्टिफिकेशन की बात कर रहा है तो m = क्या होगा, -v/u होता है, और -v कितना है 18, और u कितना है -9। तो कितना आ रहा, +2। ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, नेम एंड डिस्क्राइब द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स। तो इम्प्योर मेटल्स को कैसे करके रिफाइन करने का सबसे जो कॉमन मेथड है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। एज एन एग्जांपल सपोज करो कि हम कॉपर का रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो इम्प्योर कॉपर एनोड चाहिए जिसका एनोड बना होना चाहिए, प्योर कॉपर कैथोड होना चाहिए, और डीसी पावर सोर्स। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये इम्प्योर क्या है, कॉपर है, और ये क्या है, प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर। और ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो किसका है, कॉपर सल्फेट का हमें बनाना पड़ेगा, मतलब कि कॉपर सल्फेट इसमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर का रिफाइनिंग करना है हमें। इसमें हल्का सा क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करना है, ताकि आयनाइजेशन क्या हो, जल्दी हो।
डाइल्यूट H2S4 और उसके बाद जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर से जो कॉपर है, कॉपर से जो इम्प्योर कॉपर है, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस यहाँ से होंगे तो क्या बनेंगे, यहाँ पर से कॉपर आयन कहाँ आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद क्योंकि ये क्या है, सर्किट ऑन हो गया, तो क्या बन जाएगा, कॉपर आयन। अभी कॉपर आयन कहाँ ड्रिफ्ट करेंगे, कैथोड की तरफ, और कैथोड में क्या है, प्योर कॉपर है। इस प्रकार से कॉपर आयन यहाँ पर से क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होंगे कैथोड में। तो ये इन कैथोड में जो यहाँ पर जो कॉपर Cu+ आयन है, ये इलेक्ट्रॉनों को गेन करके क्या बना देंगे, Cu जो है, पहले तो एनोड में क्या रिएक्शन होती है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉपर आयन बनाएगा, और कैथोड में जो रिएक्शन होगी, इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉपर एटम बन जाएगा। और इस प्रकार से कॉपर की लेयर जो होती है इसके अराउंड आ जाएगी, और इसकी थिकनेस क्या होगी, बढ़ती रहेगी। थिकनेस क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी, और ये क्या होगा, थिनर होता जाएगा। इस प्रकार से जितना कॉपर यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, ये कॉपर को कलेक्ट किया दिया जाता है अपने यूसेज के लिए, और इस प्रकार से कॉपर आपका रिफाइन हो जाता है। और यहाँ पर सॉल्यूशन में जो है, जो कॉपर इम्प्योर कॉपर में जो इम्प्योरिटीज हैं, गोल्ड, सिल्वर, ये सब सेटल डाउन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। क्योंकि कॉपर सल्फेट में ये डिजोल्व नहीं होता, तो ये सेटल डाउन हो जाता है इसमें एपरेटस में, इसको एनोड मड कहा जाता है। इस प्रकार से कॉपर की रिफाइनिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, What is the first step of cellular respiration? In which part of the cell does it occur? Write the equation for the process of breakdown of glucose in a human cell. अब क्या होता है इसमें, फर्स्ट स्टेप्स ऑफ जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, इसका आंसर होगा ग्लाइकोलाइसिस। तो बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है, पायरूवेट में चेंज हो जाता है। इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज इट अकर, इसका आंसर है साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट स्टेप जो सेलुलर रेस्पिरेशन का है साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें ग्लूकोज पायरूवेट में चेंज हो जाता है। इसको प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो माइटोकॉन्ड्रिया में से पहले ये क्या होती है, पहले की प्रोसेस होती है, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ए ह्यूमन सेल। तो पहला केस है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या रिएक्शन होती है, C6H12O6, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, 6 हो गया, तो ये बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। ये हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड वाले में क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन होगी C6H12O6। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा, यहां पर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड दिखा देना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना वाटर बनता है, बस लैक्टिक एसिड और ATP। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, नेम एंड स्टेट द लॉ दैट सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन।
तो इसका आंसर है व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो इसके दो रीजन दे देने आपको। पहला है इंश्योर्स करेक्ट प्रपोर्शंस, बैलेंसिंग हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द करेक्ट रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन के लिए दोनों के बीच में करेक्ट रेशियो होना चाहिए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में, इसीलिए हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। और दूसरा है हेल्पिंग इन कैलकुलेटिंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट क्वांटिटीज। अब जैसे केमिकल इंडस्ट्री में है, कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी में आपको कोई प्रोडक्ट्स बनाना है तो कितने रिएक्टेंट चाहिए, रिएक्टेंट की क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो इस चीज़ को बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट का प्रोडक्ट्स बनाना है आपको तो कितने रिएक्टेंट चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, ये इसको सब क्या बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। इससे क्या होता है, जो इंडस्ट्री है कॉस्ट डिसाइड करती है और उसकी जो है क्वालिटी कंट्रोल में ये काम आता है। allowing us to predict how much of each substance is needed or produced। और इस लॉ का नाम है द नेम ऑफ लॉ दैट सजेस्ट वी मस्ट बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो रिएक्टेंट्स का मास है और प्रोडक्ट का जो मास है ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब हमें क्या करना था, इसको बैलेंस करना था। तो रिएक्शन क्या है, जिंक H3PO4 Zn3PO4 का होल ट्वाइस प्लस H2। तो यहाँ फास्फोरस के कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि बैलेंस हुआ। हाइड्रोजन के यहाँ 6 हो गए तो ये 3 रख लेते हैं। अब जिंक का देख लेते, जिंक के 3 हैं यहाँ तो ये 3 रख लेते हैं। इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। Define a precipitation reaction, give its example and also express the reaction that occurs in the form of balanced chemical equation। तो इसका आंसर होगा precipitation reaction क्या होती है। A precipitation reaction is a type of chemical reaction in which two soluble substances, usually aqueous solutions, react to form an insoluble solid called a precipitate। This precipitate separates out from the solution as a solid। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें 2 एक्वस सॉल्यूशन आपस में अलग अलग केमिकल्स के रिएक्शन करते हैं और एक सॉलिड बन जाता है जो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। और इसका एग्जांपल है व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आर मिक्स्ड, इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड इज प्रेसिपिटेटेड। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड, दोनों की रिएक्शन के बाद क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर डिकम्पोजर, गिव 2 एग्जांपल्स, स्टेट हाउ दे मेंटेन ए बैलेंस इन एन इकोसिस्टम। तो डिकम्पोजर किसको बोलते हैं, डिकम्पोजर एक्चुअली में वे तो जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। तो decomposers are organisms that break down dead plants, animals and organic matter into simpler substances। जितने भी बायोलॉजिकल वेस्ट हैं, रिमाइंडर्स हैं, ये सारा अल्टीमेटली सॉइल में मिल जाते हैं। तो सॉइल में कौन मिलाता है इनको, इनको मिलाते हैं माइक्रोब्स, जिनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। दे प्ले क्रूशियल रोल इन इकोसिस्टम by recycling nutrients back into the soil, making them available for plants। और इसका एग्जाम्पल दे देना आपको, जैसे कि राइजोबियम है। राइजोबियम कहाँ होता है, सॉइल में होता है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो डेड प्लांट, जो रिमाइंडर्स होते हैं, डेड प्लांट हुआ, कन्वर्ट देम इनटू नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स, और इनको क्या करता है, रिमेन्स, और जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेरिक, उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में चेंज कर लेता है, विच आर देन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। और दूसरा एग्जांपल है फंगी सच एज एस्परजिलस ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट लाइक फास्फोरस, विच प्लांट्स एब्जॉर्ब टू सपोर्ट देयर ग्रोथ। और फास्फोरस भी क्या होता है, ये भी जो है ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है।
तो इस प्रकार से आपको ये 2 एग्जाम्पल दे देने थे। क्वेश्चन नंबर 32, डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसका आंसर होगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू W/Q। अगर हम Q इक्वल टू 1 कूलम चार्ज पुट कर दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। नेम एंड डिफाइन इट्स SI यूनिट। तो SI यूनिट क्या होती है, इसकी वोल्टेज होती है। ऑल्सो एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट ऑफ वर्क एंड चार्ज। इसको एक्सप्रेस करना है तो V इक्वल टू यानी वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W यानी जूल, और Q का मतलब कूलम। ऑल्सो एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट ऑफ वर्क एंड चार्ज। तो ये हो गया जूल पर कूलम, इसको बोलते हैं वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 33, स्टेट 2 लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। व्हाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पहले आपको बता दें कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज क्या होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, अब एक्चुअली में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने काम होते हैं, जैसे कोई भी फिजिकल हमारे अंदर भी काम होते रहते हैं, मेटाबॉलिज्म हो गया, डाइजेशन हो गया, और जितनी भी एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, तो इसके लिए जो है मैसेज की यानी सिग्नल की ज़रूरत होती है। तो हमारी बॉडी में 2 प्रकार के सिग्नल बनते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और केमिकल सिग्नल्स, या कम्युनिकेशन कह लो, 2 किस्म के बनते हैं। तो ये किस में बनते हैं, न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में सिग्नल पास करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो यहाँ पर 2 किस्म के जो सिग्नल्स हैं, एक है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये कैसे जनरेट होते हैं, अब जैसे कि ये न्यूरॉन्स है, ये है न्यूरॉन्स, ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स, और ये क्या होता है, डेंड्राइट। ये डेंड्राइट हुआ। अब होता क्या है, एक्सॉन में जो सेल मेम्ब्रेन है, तो ये न्यूरॉन्स बेसिकली जो है नर्वस सिस्टम की नर्व सेल है। तो जो मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होता है, लिक्विड और बाहर इसमें आयंस बनने लगते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव सेल्स के बाहर पॉजिटिव, सेल्स के अंदर नेगेटिव, और इस प्रकार बाहर अंदर ये होता रहता है। तो क्या होता है, एक इम्पल्स जनरेट होता है जिसको हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। और यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है आगे ट्रैवल करता है और कहाँ तक पहुँच जाता है, डेंड्राइट। अब डेंड्राइट के एंड में जो है, डेंड्राइट के एंड और नेक्स्ट जो न्यूरॉन्स है, दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है जिसको हम सिनेप्स कहते हैं। और यहाँ पर से जो डेंड्राइट के एंड में, डेंड्राइट से जो केमिकल्स है वहाँ से जनरेट होता है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर आगे ट्रैवल करते हैं, और नेक्स्ट जो न्यूरॉन्स का एक्सॉन है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक्टिवेट करते हैं, फिर किसको, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, और फिर ऐसे करके सिग्नल आगे चलता रहता है। केमिकल सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के जरिए ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ये सारी बॉडी में ट्रेवल करते रहते हैं। तो आपको इसकी जो इसकी वीकनेसेस बतानी है, लिमिटेशन बतानी है किसकी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपने देखा होगा अभी
कि न्यूरॉन्स के अंदर ही मतलब कि ट्रैवल करता है न्यूरॉन्स के अंदर, जबकि केमिकल जो सिग्नलिंग है वो क्या होता है, हमारे ब्लड के जरिए पूरे बॉडी पार्ट में ये क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो ये लिमिटेशन तो आपको ऐसे बता देना था। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है, 2 पॉइंट्स है। एक तो क्या होता है इसकी लिमिटेशन, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होती है, तो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन्स हो गया। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैन ओनली ट्रेवल अलोंग नर्व सेल्स, लिमिटिंग देयर रीच कंपेयर टू केमिकल सिग्नल्स लाइक हार्मोन्स दैट ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। तो जो केमिकल्स जो सिग्नलिंग होती है, केमिकल जो कम्युनिकेशन होता है किसके थ्रू होता है, हार्मोन्स के जरिए, जो ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में घूमते रहते हैं। दूसरी लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट बी सस्टेन फॉर लॉन्ग, तो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर शॉर्ट लिव्ड and do not have a lasting effect, unlike chemical signals that can have prolonged actions in the body. तो बच्चों अगला सेक्शन है सेक्शन डी, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 34 है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द 2 पैरेलल स्टेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड I in opposite direction as shown. Show the direction of magnetic field at point O, which is equidistant from the 2 conductors. Consider that conductors are inserted normal to the plane of a rectangular cardboard. तो हमें जो दे रखा है एक्चुअली में, हमें 2 कंडक्टर दे रखे हैं और पहला वाला जो कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड, और दूसरा वाला करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे शो होती हैं, इसमें राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये सेमी कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं, यानी वायर के अराउंड कंसेंट्रिक सर्किल क्या शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे। तो यहां पर अपवर्ड की तरफ फ्लो रहा, ये जो फर्स्ट वायर है और ये सेकंड, तो फर्स्ट वायर में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करेंगी, जो कंसेंट्रिक सर्किल क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को क्या दिखाएगा, क्लॉकवाइज, और यहाँ पर करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा सेकंड वायर में। तो यहाँ पे ये कंसेंट्रिक सर्किल इसके चारों तरफ जो होंगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग मान लिया सपोज करो कि एक सर्किल ऐसे आता है यहाँ पे ओ में, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, और यहां पर से एक कंसेंट्रिक सर्किल दिखाएंगे, तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके शो होगा। तो दोनों क्या है, डाउनवर्ड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो ओ में है, तो दोनों जो सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वर है उसको ये डाउनवर्ड दिखेगा, यानी फर्स्ट वायर में, और सेकंड वायर में भी से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड दोनों का। अब दोनों डाउनवर्ड तो एड अप हो जाएंगे दोनों मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट ओ डाउनवर्ड, यानी कह सकते हैं हम इनवर्ड ऑफ कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड के इनवर्ड होगा डायरेक्शन। मान लिया सपोज करो ये कार्डबोर्ड है और दोनों वायर परपेंडिकुलर है, एक मान लिया कार्डबोर्ड है, दोनों वायर के हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, पैरेलल टू ईच अदर, और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा ओ में वो क्या होगा, इनवर्ड होगा कार्डबोर्ड के, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहे हैं।
इसका सेकंड पार्ट है, इन आवर हाउसेस वी रिसीव AC इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट इन इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर केबल्स हैविंग 3 वायर्स with insulation of 3 different colors, red, black and green, are used to draw current from the mains. Mains मतलब wires. तो हमें इन क्वेश्चनों का आंसर देना, what are these 3 different wires called, name them color wise. तो पहले वाले का आंसर होगा जो रेड वायर है, रेड वाली वायर क्या शो करती है, इसको बोलते हैं लाइव वायर यानी फेज वायर, और ये क्या करता है, ब्रिंग्स करंट फ्रॉम द सोर्स. दूसरा कलर कौन सा है, ब्लैक. ब्लैक क्या शो करता है, ब्लैक शो करता है अर्थ वायर को. अर्थ वायर मतलब जो अर्थ में मतलब कि डिग आउट किया जाता है अर्थ को, और वहाँ पर से उसमें साल्ट वगैरह कुछ डालते हैं तो वहाँ से निकाली जाती है एक वायर, उसको अर्थ वायर कहते हैं. और तीसरा कलर वाली जो वायर है वो है ग्रीन, और ग्रीन शो करता है न्यूट्रल वायर को, न्यूट्रल वायर. और बी पार्ट है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेड वायर एंड ब्लैक वायर. तो रेड वायर और ब्लैक वायर यानी वोल्टेज कितनी थी, 220 वोल्ट. तो 220 वोल्ट की लाइन है. तो अर्थ वायर क्या करती है, मतलब रेड वायर जो है, जो सोर्स है, मान लिया सोर्स है, तो रेड वायर ये क्या है, रेड वायर, ये मान लिया सपोज करो कोई क्या है एप्लियंस है, और यहां पर अर्थ वायर होगी. तो अर्थ वायर क्या है, ये करंट को ला रही है सोर्स से, और ब्लैक वायर क्या करती है, ये इट ब्रिंग्स द करंट बैक टू द सोर्स. तो ये रोल होता है इसका. तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज क्या होगी यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बी. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेड वायर एंड ब्लैक वायर क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट. सी पार्ट है इसका, व्हाट इज द रोल ऑफ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस. तो इसमें क्या होता है, मान लिया सपोज करो कि जैसे कि 3 पिन प्लग है, और 3 पिन प्लग में क्या होता है, यहां पर एक ये रेड वायर होगी, एक ब्लैक होगी, और यहां ऊपर क्या होते हैं न्यूट्रल ग्रीन. और कोई अप्लायंस है, और इसमें कोई फॉल्ट आ गया और इसमें करंट का लीकेज हो गया. तो अगर इंसान कोई इसको टच करेगा तो क्या होगा, उसको शॉक लगेगा. तो इससे बचने के लिए जो मतलब कि अप्लायंस का जो है सॉकेट, ये तो हो गया रेड वायर का, और ये ब्लैक वायर. अब जो तीसरी वायर है यहां से कनेक्ट करते हुए, ये तो कनेक्ट हो गई, और तीसरी वायर को जो अप्लायंस की बॉडी में लगाया जाता है ऐसे करके, इस करंट से, लीकेज करंट से बचने के लिए. तो क्या होगा, जब एक्सेस करंट होगा, यहां पर से एक्सेस करंट होगा, तो एक्सेस करंट क्या होगा, यहां से मेटेलिक बॉडी से ग्रीन वायर में फ्लो होगा. ग्रीन वायर में फ्लो होने के बाद क्या होता है कि जो अर्थ वायर है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक पैनल है, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, और इस प्रकार से करंट क्या होता है, ग्राउंड में आ जाता है. तो ग्राउंड में पास आउट हो जाता है करंट, और इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच पाते हैं.
तो आपने ये लिखना था यहाँ पे कि जो एक्सेस करंट है अप्लायंस में, जो करंट का लीकेज है, इट पासेस थ्रू द ग्रीन वायर एंड पास आउट टू एंड पास टू द ग्राउंड एंड सेव्स अस फ्रॉम द शॉक्स। क्वेश्चन नंबर, ये बी पार्ट है चॉइस का। By using the given experiment setup, how can it be shown that a force is exerted on current carrying conductor AB when it is placed in a magnetic field? तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक हॉर्स मैग्नेट दिखाई दे रहा है, और ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल, और बीच में क्या है, कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर AB। तो यहाँ पर कैसे करके पता लगेगा हमें कि फोर्स लग रहा है इस पे कि नहीं? तो हम यहाँ पर अगर स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करेंगे, तो स्विच ऑन करके ही क्या होगा, ये AB क्या है, मूव करने लगेगा। स्विच ऑन करके क्या होगा, AB विल मूव, अप एंड डाउन होगा या लेफ्ट एंड राइट होगा। तो हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है, फोर्स इसमें लग रहा है, यानी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें फोर्स लग रहा है, AB मूव करने लगेगा। और यदि हमने इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया करंट का, तो ये अपोजिट मूव करने लगेगा। तो यहां से हमें पता लग जाएगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ कैन इट बी शोन दैट ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर AB व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो तभी पता लगा पाएंगे हम जब स्विच ऑन करेंगे सर्किट को, तो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। यहां से हमें पता लग जाएगा कि ये इसमें कोई फोर्स लग रहा। बी पार्ट है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी रिवर्स इन 2 वेज। तो कौन कौन से तरीके हैं? तो हम 2 तरीके से रिवर्स कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बाय स्वैपिंग the terminal of battery। बैटरी के टर्मिनल को स्वैप करके क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा बाय स्वैपिंग द टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये इससे क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से जो फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और दूसरा है सेकंड होगा बाय स्वैपिंग द नॉर्थ साउथ पोल, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करके, यानी करंट का डायरेक्शन चेंज करके या फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करके हम जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो 2 तरह से चेंज हो सकता है ऐसे। व्हेन विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बी हाईएस्ट? सेकंड पार्ट है बी, व्हेन विल द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बी हाईएस्ट। तो जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का कब हाईएस्ट होगा, जब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हाईएस्ट कब होगा, जब ये AB कंडक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये AB, दोनों के बीच में कितने का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। तो व्हेन AB will be perpendicular to the direction of magnetic fields, then magnitude of force be highest, ये लिखना था। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्टेज द थंब, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular. If the first finger
forefinger points in the direction of magnetic field and second finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion or the force acting on the conductor. तो यहाँ पर जो है अगर हम लेफ्ट हैंड को इस प्रकार स्ट्रेच करें कि यहाँ पर जो थंब है, यहाँ पे जो फर्स्ट फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर अगर डायरेक्शन दिखाती है करंट का और जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाती है, और ये तीनों जो है परपेंडिकुलर, मतलब कि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, दोनों परपेंडिकुलरली, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो जो फोर्स लगेगा यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर में, मान लिया करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, जो थंब शो करता है। यही जो है लेफ्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग का। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35A। नेम द पार्ट्स मार्क्ड एज A and B in the given diagram. Write in detail the changes that take place in a flower when the product of B reaches A till a fruit is formed. तो B वाला पार्ट क्या है? B वाला पार्ट होगा एंथर। एंथर में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन होते हैं। और जो A वाला है पार्ट, ये जो है पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला पार्ट जहां से पोलन ग्रेन इंटर करते हैं, इस वाले को बोलते हैं क्या? स्टिग्मा। अब क्या बता रहा है ये? राइट इन डिटेल द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ए फ्लावर। तो फ्लावर में क्या चेंजेस होते हैं? व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ बी रीचेज ए। तो प्रोडक्ट ऑफ बी मतलब यानी पोलन ग्रेन, जो मेल गैमेट होते हैं, तो पोलन जब रीच करते हैं किसमें? पिस्टिल में, और ओवरी तक पहुंचते हैं, तो ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं, और ये दोनों फ्यूज टुगेदर होते हैं, फ्यूजन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन फ्यूजन के बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है। तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और जाइगोट से फिर क्या बनता है? सीड बन जाता है। और जो ओवरी की वॉल्स होती है, ओवरी की जो वॉल होती है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है? फ्रूट में। इस प्रकार से फ्रूट फॉर्मेशन होती है फ्लावर में, जो चेंजिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये चॉइस का क्वेश्चन है। बी पार्ट इसमें पूछा है, इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टेट द चेंजेस दैट टेक प्लेस वंस फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। राइट द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन दिस प्रोसेस। व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो मान लिया, सपोज करो क्या है ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मान लिया ये हो गया यूटेरस। तो यहां पर क्या बता रहा है? क्या क्या चेंजिंग आते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद? तो होता क्या है एक्चुअली में? स्पर्म इंटर करते हैं मेल गैमेट वेजाइना के थ्रू, और यूटेरस की वॉल से होते हुए ये कहां पहुंच जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। और ओवरी से क्या होते हैं? सीक्रेट, यानी वंस इन ए मंथ। यहां ओवुलेशन के दरमियान क्या होता है? एग्स सीक्रेट होते हैं और एग्स ट्रेवल करते हैं। और यहाँ फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? एग्स और स्पर्म दोनों का क्या हो जाता है? फ्यूजन। तो सबसे पहले क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में
फ्यूजन होता है दोनों का, स्पर्म और एग का, यानी फ्यूजन लिख लो या फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होता है, यहां पे जाइगोट फॉर्मेशन होती है, जाइगोट बनता है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद ये ट्रैवल करता है और यूटेरस की वॉल में इम्प्लांट हो जाता है। और इम्प्लांट होने के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन होती है, मतलब इम्प्लांटेशन होती है यूटेरस की वॉल में। इम्प्लांटेशन के बाद जो है क्या बनता है, एम्ब्रियो, यानी जाइगोट जो है मल्टीपल सेल डिवीजन की वजह से होता है, मल्टीपल सेल डिवीजन। मल्टीपल सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट जब मल्टीपल सेल डिवीजन होती है तो एम्ब्रियो बन जाता है। और उसके बाद लगभग 8 वीक में क्या होता है, ये बन जाता है फीटस। तो ये हो गई पूरी प्रोसेस। लेकिन एम्ब्रियो और फीटस के बीच में और होता है कुछ, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो को क्या मिलता है, नॉरिशमेंट मिलता है और ये ग्रो करके फीटस बन जाता है। यानी ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन बन चुके होते हैं 8 वीक में। तो ये चेंजिंग होता है। आप क्या बता रहे हैं, राइट द रोल ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का यही रोल है। प्लेसेंटा इसलिए होता है, ये मदर से कनेक्टेड होता है। जो फीटस होता है, फीटस के जितने भी फंक्शन होते हैं बॉडी के, वो मदर के थ्रू होते हैं। तो ये काम होता है प्लेसेंटा का, यानी एक्सक्रीशन से लेके और जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर, तो बहुत सारी जो है टॉक्सिक्स हो गए, सब कुछ जो है एक्सक्रीट होता है मदर के ब्लड के थ्रू फीटस का। और नॉरिशमेंट का रोल होता है। प्लेसेंटा क्या है, नॉरिश करता है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है और जितने न्यूट्रिशन है फीटस को जो ग्रो करने के लिए चाहिए, वो सारा प्लेसेंटा के हेल्प से फीटस को मिलता है। अब यहाँ पर बता रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो जब ओव्यूलेशन होता है वंस इन ए मंथ, तो वंस इन ए मंथ क्या होता है, जो मैच्योर्ड यूटेरस होता है वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होने के लिए क्या होता है, इसमें जो एंडोमेट्रियम मतलब वॉल्स ऑफ यूटेरस, इसमें क्या हो, लाइनिंग थिकन हो जाती है। यूटेरस की लाइनिंग क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। इसमें ब्लड सप्लाई होनी शुरू हो जाती है वंस इन ए मंथ, और ये लाइनिंग क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये जो ब्लड सप्लाई है इसकी ज़रूरत नहीं रह जाती। तो ये क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं, इनका लेवल डाउन हो जाता है और ये सेड हो जाती हैं और वेजाइना से एक्सक्रीट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब अगला क्वेश्चन नंबर 36 का ए कार्बन कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विद एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म से कंपाउंड बी। तो कार्बन कंपाउंड है, कोई कार्बन कंपाउंड है और बी में कन्वर्ट होता है, और किसकी एक्सेस में, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या हो सकता है ये H2SO4। तो यहां पर बता रहा है कि ए कार्बन कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विद एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स ए कंपाउंड बी। तो ए कंपाउंड क्या होगा, एथेनॉल होगा। ए क्या होगा, एथेनॉल होगा।
तो एथेनॉल क्या होता है, एक्सेस H2SO4 यानी H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनाता है, एथीन बनाता है। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन आपको ये याद होनी चाहिए। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH और एथीन हो गया आपका CH2CH2 एथीन। कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज यहाँ पे है कि ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन का काम करता है, यानी वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस हो जाता है और इस वजह से एथीन बनता है। तो हमारा जो कंपाउंड ए है वो एथेनॉल है और कंपाउंड बी हमारा एथीन हो गया। अब which on addition 1 mole of hydrogen gas in presence of nickel catalyst forms a compound C। अभी बी कंपाउंड क्या है, CH2 यानी एथीन, निकिल की प्रेजेंस में एज ए कैटलिस्ट का काम करता है निकिल, और हाइड्रोजन की के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये एडिशन रिएक्शन देता है जिसको हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है। तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा एथेन C2H6, एथेन बन गया। तो इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गई है। हाइड्रोजन के 2 एटम ऐड हो गए, पहले हाइड्रोजन के 4 थे, अब H6 हो गया। पहले डबल बॉन्ड था, अब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड में हो गए सारे। तो C हमारा क्या हो जाएगा, एथेन। अब आगे पूछ रहा है ऑन कंबशन इन एयर फॉर्म्स 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 moles ऑफ वाटर। तो कंबशन मतलब रिएक्शन कराएंगे इसकी कंपाउंड सी की यानी एथेन की, और कंबशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहां पर हिंट दे रखा 3 moles ऑफ वाटर और 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 3 moles ऑफ वाटर बनता है। तो रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो है कार्बन के 2 हो गए, वो तो ठीक है। ऑक्सीजन के इधर कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो यहाँ 7 करने के लिए ऑक्सीजन के 2 एटम, तो ये क्या है 7/2 कर देंगे। तो इधर क्या हो गया, अब 7 एटम हो गया, यानी 7/2 मॉलिक्यूल मतलब 7 एटम। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी कंबशन रिएक्शन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल बन रहा है और 3 मोल बन रहा है वाटर। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, राइट दियर स्ट्रक्चर। तो आइडेंटिफिकेशन तो होगी, ए एथेनॉल हो गया, बी एथीन हो गया और सी आपका एथेन हो गया। अब स्ट्रक्चर बताना है। तो स्ट्रक्चर एथेनॉल का क्या हो जाएगा, यानी ए आपका एथेनॉल है तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं CC, यहाँ OH आ गया, ये बैलेंस कर लेते हैं। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर किसका, एथेनॉल का। दूसरा कंपाउंड है बी, क्या है, एथीन, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर दीजिए। तो ये हो गया आपका एथीन यानी बी, और सी का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी एथेन, इस प्रकार से ये हो गया स्ट्रक्चर एथेन का। और क्या पूछ रहा है, गिव केमिकल इक्वेशंस ऑफ रिएक्शन इनवॉल्व्ड। तो केमिकल रिएक्शन आपको यही है, ये लिख देनी है सारी केमिकल रिएक्शन। गिव केमिकल इक्वेशंस ऑफ रिएक्शन इनवॉल्व्ड, ऑल्सो स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन फॉर्मेशन ऑफ बी फ्रॉम ए। तो रोल ऑफ क्या है इसका, H2SO4 का रोल यहाँ पे डिहाइड्रेशन का है, यानी H2SO4 का रोल क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्योंकि इसकी वजह से एथेनॉल से वाटर के मॉलिक्यूल का लॉस होता है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, चॉइस का है। ए कार्बन कंपाउंड ए इज वाइडली यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स and has a molecular formula C2H4O2. This compound reacts with ethanol to form sweet smelling compound B. तो ये में हिंट दे रखा है। तो कंपाउंड क्या होना चाहिए, पिकल्स में कौन इस्तेमाल होता है, विनेगर। विनेगर किसका होता है, एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड राइट इट्स स्ट्रक्चर। तो कंपाउंड ए क्या है, ये एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर बताना आपको, कार्बन के 2 एटम यानी एथेन से बना है एथेनोइक एसिड। तो इसका फंक्शनल ग्रुप पहले हम अटैच कर लेते हैं। सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ये इसका क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। और बैलेंस हो गया, कार्बन के 4 बैलेंस होगी। अब इधर कर लेते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर एथेनोइक एसिड का। सेकंड है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ए विद एथेनॉल टू फॉर्म कंपाउंड बी। तो केमिकल इक्वेशन बतानी है फॉर द रिएक्शन ऑफ ए विद एथेनॉल। तो सेकंड वाले में क्या है, एथेनोइक एसिड की रिएक्शन बतानी है आपके। पता चल गया कि ए क्या है, एथेनोइक एसिड है। तो एथेनोइक एसिड की रिएक्शन बतानी है एथेनॉल के साथ में। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड की रिएक्शन बनके क्या बनेगा, तो फॉर्मूला लिख देते हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला हो गया CH3CH2OH। और एथेनोइक एसिड का क्या हो गया, CH3। ये ए है, कंपाउंड ए है ये। तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, CH3COO। पहले ये लिख लेते हैं और इसको इन्वर्ट करके रख देते हैं यहाँ आगे इसके। CH2CH3, यह है एस्टर का फॉर्मूला लिखने का ट्रिक। तो ये हो गया आपका एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। जो एक किस्म का एस्टर होता है और फ्रूट स्मेलिंग होता है। तो ये बनता है और प्लस में क्या बनता है, वाटर। तो एथिल एथेनोइड बन गया टू फॉर्म कंपाउंड बी। तो कंपाउंड बी क्या है, एथिल एथेनोइड है जो एक एस्टर है। स्टेट द रोल ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इन द रिएक्शन। तो एसिड की प्रेजेंस में होता है काम H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। यहां पे क्या है, वाटर भी बनता है एक्चुअली में। तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का काम है। एक तो ये सल्फ्यूरिक एसिड किसका काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। दूसरा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी जो एक्स्ट्रा वाटर है इसको एब्जॉर्ब करता है। प्योर एथिल एथेनोएट प्रोड्यूस करने के लिए वाटर का एब्जॉर्प्शन जरूरी है। तो ये काम भी सल्फ्यूरिक एसिड करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम भी। थर्ड पार्ट है हाउ कैन वी गेट कंपाउंड ए बैक फ्रॉम बी। अब है जो एस्टर है, एस्टर हमारा क्या था, CH3COO CH2 CH3। यहां से यानी एसिड की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में, एसिड प्लस वाटर, और इसको हीट कर दें तो दोबारा से हमारे पास क्या आ जाते हैं, दोनों प्रोडक्ट CH3CH2OH
और क्या आ जाता, CH3 CH2OH और CH3COOH, यानी ये क्या हो गया, एथेनॉल, और ये एथेनोइक एसिड दोनों ही वापस हमें मिल जाते हैं। यानी हमें पूछा था इसने हाउ कैन यू गेट कंपाउंड ए फ्रॉम बी, तो कंपाउंड ए यह है और ये कंपाउंड बी है। तो एसिड और वाटर की प्रेजेंस में और इसको हीट करके हमें ये मिल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। फोर्थ, हाउ कैन ए इज ऑब्टेन फ्रॉम एथेनॉल, तो एथेनॉल से हमें कैसे मिल सकता है, एथेनॉल यानी CH3CH2OH, यानी एथेनोइक एसिड कैसे मिलेगा हमें, एल्कलाइन KMnO4, यानी ऑक्सीडेशन के जरिए एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करके KMnO4 से क्या मिलता है, ऑक्सीजन फ्री होती है। तो अल्कोहल उसके साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाता है, CH3COOH, तो दोबारा से हमें ए मिल जाता है, यानी एथेनोइक एसिड। फिफ्थ है, नेम द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद वॉशिंग सोडा। कंपाउंड ए यानी एथेनोइक एसिड CH3COOH अगर सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन करे तो क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा CH3COONA यानी सोडियम एथोनेट, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बोनेट है इधर, और प्लस में वाटर बनेगा। तो ये रिएक्शन हो गई, ये आपको दिखा देनी थी। सेक्शन ई, तो सेक्शन ए में ये क्वेश्चन नंबर 37 है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स इन अ क्लास टुक अ थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेड ए स्मॉल होल in its center. Sunlight was allowed to fall on this small hole and they obtained a narrow beam of white light. The glass prism was taken and this white light was allowed to fall on one of its faces. The prism was turned slowly until the light that comes out of the opposite face of the prism appeared on the nearby screen. They studied this beautiful band of light and concluded that it is spectrum of white light. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दे रखे हैं 3, गिव एनी वन मोर इंस्टेंट इन विच दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व। तो क्या होगा आपका आंसर इसमें, इसका आंसर हो रेनबो फॉर्मेशन के दरमियान होता है ये सब, रेनबो, या आप लिख सकते हो when light enters into suspended water droplets in the atmosphere। तब सेम जो फेनोमेना हमें मिलता है, तो वाटर ड्रॉपलेट क्या करती है, 7 कलर्स में लाइट को स्प्लिट अप कर देती है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो भी एक टिन्नी प्रिज्म की तरह काम करती हैं, इसलिए वो लाइट को स्प्लिट अप कर लेती हैं। तो सेकंड वाले का आंसर है व्हाट हैपन्स टू वाइट लाइट इन द अबोकेस। तो क्या हो रहा है अबोकेस में, जो लाइट है वो डिस्पर्स हो जा रही है 7 कलर्स में। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या हो रहा है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है इस केस में। और थर्ड का ये है लिस्ट 2 कंडीशंस नेसेसरी टू ऑब्जर्व ए रेनबो। तो रेनबो ऑब्जर्वेशन के लिए 2 कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो पहली सनलाइट होनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, यानी वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर एंड यूजुअली इट हैपन्स आफ्टर द रेन। तो रेन के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड, ये होनी चाहिए, तब जाके हमें रेनबो दिख सकता है। तो ये 2 स्पेसिफिक कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए कि जो ऑब्जर्वर होता है
तो वाटर ड्रॉपलेट्स और सन दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए ऑब्जर्वर के। यानी ऑब्जर्वर की आंखों के आगे अगर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और बैक में क्या है, सन है, तभी जाके ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, रेनबो दिखेगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, मार्क ऑन इट पॉइंट्स A, B and C गिवन बिलो वेयर डिस्पर्जन ऑफ लाइट अकर्स। तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना देना है, वेयर लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इंटरनली, वेयर फाइनल रिफ्रैक्शन अकर्स। तो यहाँ पर ये डायग्राम बना लेना। अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। तो पहला पार्ट क्या था, डिस्पर्जन। यहाँ पे डिस्पर्जन होता है, यहाँ पर डिस्पर्जन होता है, यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है, ये क्या है, बी वाला, और सी आपको दिखा देना इधर। तो भले यहाँ पे दो रे दिख रही हैं, लेकिन आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये एक लाइट हो गई और ये हो गया यहाँ पे डिस्पर्जन। यहाँ पर से इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये फर्दर रिफ्रैक्ट हो जाएगी लाइट है। तो डिस्पर्जन यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे फर्दर रिफ्रैक्शन की वजह से ये क्या होगा, ब्रॉड हो जाएंगी सारे कलर्स, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी स्पेक्ट्रम की जब ये इमर्ज होगा रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर से। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये दिखा देना आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है बी में, तो ये दिखा देना आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कॉमन साल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड फॉर आवर डेली लाइफ, इट इज केमिकल नेम, its chemical name is sodium chloride and it is used as a raw material in the manufacture of caustic soda, washing soda, baking soda, etc. It is also used in the preservation of pickles, butter and meat. तो यहाँ पर पहला पार्ट में है क्वेश्चन, नेम द एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच कॉमन साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। तो पहले का आंसर होगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कॉमन साल्ट बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और वाटर फ्री हो जाएगा। तो ये दिखा देना है फर्स्ट में। सेकंड वाले में क्या है, स्टेट द नेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड गिव रीजन फॉर योर जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो नेचर क्या होगा सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड क्या का नेचर होगा, इसका न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल होने का मेन कारण क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है और इसका pH वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। तो ये रीजन है कि ये न्यूट्रल है। थर्ड पार्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको ब्राइन कहा जाता है। नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड अलोंग विद द करस्पॉन्डिंग प्लेसेस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वेयर ईच ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर जो है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से, तो सोडियम क्लोराइड में अगर करंट पास करा दें तो क्या बनता है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मतलब इसको ब्राइन कहा जाता है। यानी कॉमन साल्ट का वाटर के साथ सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH, दूसरा क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्लोरीन और ये हाइड्रोक्साइड यानी बेस बनने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्लोर अल्काली रिएक्शन भी कहते हैं। तो हमें क्या बताना, नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड अलोंग विद द करस्पॉन्डिंग प्लेसेस। अब कैथोड में क्या कलेक्ट होती है, कैथोड में कलेक्ट होती है क्या, कौन सी गैस, कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में क्या, कौन सी गैस कलेक्ट होगी, हाइड्रोजन गैस। और एनोड में क्या होती है, कौन सी गैस कलेक्ट होती है एनोड में, क्लोरीन गैस। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ होता है, सॉल्यूशन में होता है। इट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन लिखेंगे, इट रिमेन्स
इन द सॉल्यूशन। तो ये लिख देना था आपको। अगला क्वेश्चन, हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, गिव केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो वॉशिंग सोडा कैसे प्राप्त होता है? सोडियम क्लोराइड से। तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे हम किससे? एक तो अमोनिया से, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और क्या बनेगा हमारा? हमारा बनेगा यहाँ पे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और क्या बनेगा हमारा वे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब क्या करना है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने क्या करना है? NaHCO3, इसको हीट करने के बाद क्या होगा? हीट करने के बाद मिलेगा हमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्री वाटर फ्री हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनेगी। तो बैलेंस देख लेते हैं इसका केमिकल रिएक्शन। Na2CO3 वाटर, वाटर के 3 हो गए, 3 और 3 6, ठीक है। बैलेंस। अब क्या करना है? सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन करेंगे वाटर में डिसॉल्व करके, और क्या बन जाएगा आपका? ये सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल ये बन जाएंगे आपके, जिसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इन लाइफ देयर आर सर्टेन चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कॉल्ड स्टिमुलाई टू विच वी रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। टचिंग अ फ्लेम सडनली इज अ डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। वन वे इज टू थिंक consciously about the possibility of burning and then moving the hand, but our body has been designed in such a way that we save ourselves from such situation immediately. तो क्या होगा? जैसे ही कि हमारा हाथ, जैसे कि कोई फ्लेम है, मोमबत्ती है, उसमें हम अपना हाथ रखते हैं तो सडनली हम अचानक अगर हमारा हाथ पड़ जाता है तो हम अचानक हाथ हटा लेते हैं। लेकिन हमारी बॉडी की ये रिएक्शन होती कैसे है? तो उसी को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द एक्शन बाय व्हिच वी प्रोटेक्ट अवरसेल्फ इन द सिचुएशन मेंशन अबव एंड डिफाइन इट। इस एक्शन का नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन। सेकंड पार्ट है, राइट द रोल ऑफ मोटर एंड रिले नर्व। तो मोटर एंड रिले नर्व क्या होती हैं? इसको डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पर जो है, जैसे ही हमारा हाथ, या तो ये मोमबत्ती रख लो, ये फ्लेम है, या फिर हॉट वाटर में टच होता है, तो यहाँ पर से होता क्या? हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस यहाँ पे क्या है? हॉट वाटर यानी हीट है, और हम रिसेप्टर में सिग्नल जाता है। रिसेप्टर में सिग्नल जाने के बाद ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए ये सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, और कहाँ जाते हैं? ट्रांसमिट होके ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू यहाँ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस में। यानी स्पाइनल कॉर्ड यानी जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो रिले करते हैं सिग्नल, यानी प्रोसेस करते हैं, और मोटर नर्व में ये ट्रांसमिट हो जाते हैं प्रोसेस होने के बाद ये सिग्नल। तो मोटर नर्व में ट्रांसमिट होने के बाद मोटर नर्व क्या होती है? यहाँ पर से सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, और इस प्रकार से ये जो है सिग्नल कहाँ जाता है? हमारी मसल्स में, यानी हाथ की जो मसल्स होगी, और इसको मसल्स को क्या करती है? इसको इंस्ट्रक्शन देती है कॉन्ट्रैक्ट करने का, ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें। तो
ऐसे करके काम करता है, इसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। नंबर 39, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, नेम द कंपोनेंट ऑफ ईच ऑफ देम। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आ जाता है, ब्रेन आ जाता है, ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है, और सेकंड वाला होता है हमारा पीएनएस, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जिसमें 3 किस्म की नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड पेरिफेरल नर्व्स। और हमारी बॉडी में पूरे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी में। और ये जो पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये न्यूरॉन से जो सिग्नल्स होते हैं हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, कनेक्ट करता है। न्यूरॉन से मतलब जो मैसेज होते हैं पीएनएस के जरिए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये मैसेज कन्वे होता है, यानी कनेक्ट होता है। इस प्रकार से हमारी बॉडी काम करती है, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम। अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो थिंकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरिब्रम। ये हमारी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। पिकिंग अप ए पेंसिल, यानी यहाँ पे बैलेंस है, यानी कौन सा पार्ट बैलेंस को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के, तो वो करता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, ये कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो मेडुला होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। कंट्रोलिंग हंगर, हंगर को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।